जी बच्चे, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपेंडेक्टमी को। तो बच्चे, अपेंडेक्टमी की टाइप्स आपको लाजमी पता होनी चाहिए कि दो होती हैं, ओपन अपेंडेक्टमी और लेप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टमी। उसके बाद नेक्स्ट बात बच्चे ये है कि जो भी हमारा पेशेंट होगा उसकी हम लोग प्री ऑप प्रिपरेशन करवाएंगे। प्री ऑप प्रिपरेशन में बच्चे कुछ चीज़ें आपको लाजमी टिप्स पे पता होनी चाहिए, जो हेडिंग्स आपने लिखनी है इस आंसर के अंदर और आपने एग्जामिनर को भी बतानी है। इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन से भी पहले जो चीज़ है दैट इज कॉन्सेंट फॉर द प्रोसीजर। इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद नंबर 2 पे रिहाइड्रेशन, ठीक है, पेशेंट को रिहाइड्रेट करें फ्लूइड्स के साथ। नंबर 3 पे बच्चे फॉलीज की पैसेज होनी चाहिए। नंबर 4 पे एनजी का पैसेज होना चाहिए और नंबर 5 पे जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती हैं वो देनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशंस में बच्चे जो बेसिक इन्वेस्टिगेशंस होती हैं वो लाजमी होनी चाहिए, जैसे यूरिन एनालिसिस होना चाहिए, साथ ही साथ फुल ब्लड काउंट होना चाहिए, इसके अलावा कोगुलेशन की प्रोफाइल लाजमी होनी चाहिए, और इसके अलावा सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स होने चाहिए, ठीक है, आरएफटीज होने चाहिए, एलएफटीज होने चाहिए, जितनी भी हमारी बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन है। और एक चीज आपने लाजमी याद रखनी है, जो रेलिवेंट इन्वेस्टिगेशन में बच्चे यूजुअली अल्ट्रासाउंड इंडिकेटेड है, जो कि बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है। अगर वो उसमें नहीं पता चल रहा तो फिर सीटी का जो एविडेंस है वो लाजमी मौजूद होना चाहिए, ठीक है, ये आपने याद रखना है। रिहाइड्रेशन की बच्चे अगर बात की जाए तो जो आईवी फ्लूइड्स होते हैं उसकी आप लोग उसको पेशेंट को प्री लोड करते हैं कि किसी भी किस्म का अल्लाह ना करे अगर ब्लड लॉस होता है पेंडेक्टमी में। वैसे यूजुअली बहुत ह्यूज लॉसेस नहीं होते, थोड़ा ही लॉस होता है, लेकिन फिर भी आपने उसको प्रिपेयर करना है, ठीक है, क्योंकि पेशेंट एनेस्थीसिया के अंदर जाएगा तो उसके जितने भी सेंसेबल इनसेंसेबल लॉसेस हो सकते हैं फ्लूइड के वो रिकवर होने चाहिए, और नॉर्मल सलाइन की फॉर्म में यूजुअली हम लोग देते हैं वो, ठीक है। इसके अलावा बच्चे यूरिथ्रल कैथीटराइजेशन आपने करवानी है, फॉलीज पास करना है, ठीक है, और उसका यूरिन उसमें लाजमी मॉनिटर करते हैं एनेस्थीसिया वाले, एंड दैट्स एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग एनी सर्जिकल प्रोसीजर इन विच द पेशेंट इज अंडरगोइंग जनरल एनेस्थीसिया। एनजी का पैसेज होना चाहिए एब्डोमिनल डीकम्प्रेशन के लिए, और आईवी एंटीबायोटिक्स जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, सफ्यूरॉक्सिम और मेट्रोनिडाजोल, वो आपने लाजमी उसको प्री ऑप दे देनी है। इसके अलावा बच्चे अब अगर एनेस्थीसिया की बात की जाए तो अपेंडेक्टमी यूजुअली परफॉर्म किया जाता है जनरल एनेस्थीसिया के अंडर विद एंडोट्रेकियल इंक्यूबेशन एंड मसल रिलैक्सेशन। यहाँ पे स्पेसिफिकली पूरी लाइन मेंशन करते हैं। जो कि सिवियरली इल पेशेंट होते हैं उनके अंदर लोकल एनेस्थीसिया दिया जा सकता है, लेकिन हम यूजुअली ये नहीं करते फिर हम। लेकिन अगर अपेंडेक्टमी, क्योंकि इतनी इतनी जो पीक्स होती हैं जिसकी इतनी एक्सट्रीम है, जैसे 60-70 ईयर्स की एज हो, तो उसके अंदर यूजुअली पेशेंट नहीं प्रेजेंट करता अपेंडेक्टमी के साथ अपेंडिसाइटिस के साथ। अपेंडिसाइटिस की जो पीक एज होती है दैट इज यूजुअली बच्चे 20 to 30 ईयर्स का जो दौरानिया होता है उसमें अपेंडिसाइटिस ज्यादा प्रेजेंट करती है। कभी वो बूढ़ी उम्र में प्रेजेंट करे और पेशेंट मिसफिट हो तो फिर आपने उसको लोकल में कर सकते हैं। उसके बाद बच्चे अगर हम लोग पोजीशन की बात करें तो पेशेंट को यूजुअली हम एनेस्थेटाइज करने के बाद उसकी सुपाइन पोजीशन जो होती है उसे सेट करते हैं। यूजुअली बच्चे जो स्क्रबिंग होती है वो की जाती है, साथ ही साथ गाउनिंग, सर्जन अपनी गाउनिंग करते हैं, अपनी स्क्रबिंग करते हैं। पेशेंट को बच्चे क्लीन किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हेयरी एरिया है, हेयरी एब्डोमेन है, तो उसको शेव ऑफ किया जाएगा। इसके अलावा जितनी भी उसकी स्किन होती है उसको साफ करने का जो एक्सटेंट होता है वो यूजुअली निपल से लेके नीचे मिड थाई तक होता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। मिड थाई तक ये सारा डोमेन आपका क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। और इसको इसको आपने मतलब डिसइंफेक्ट भी करना है, इसको साफ भी करना है आयोडीन वगैरह से, जितने भी आपके स्क्रब्स होते हैं। प्रोसीजर के अंदर बच्चे अगर प्रोसीजर की रियली बात की जाए तो जो मेन सर्जन होता है, जो चीफ सर्जन होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये पेशेंट है, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, तो जो मेन सर्जन होता है उसने राइट साइड पे खड़े होना होता है, और जो असिस्टेंट सर्जन होता है उसने लेफ्ट साइड पे खड़े होना होता है अलॉन्ग विद द नर्स। अच्छा, उसके बाद बच्चे इंसिजन जितने भी हैं वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं जो एक्चुअल प्रोसीजर होता है ओपन अपेंडेक्टमी का। वो बच्चे ये सर्जरी की एटलस से मैंने आप लोगों के लिए एक डिस्क्रिप्शन निकाली है अपेंडेक्टमी, ओपन अपेंडेक्टमी के प्रोसीजर की। इंडिकेशंस प्री ऑप में आप लोग को करवा चुका हूं। हम लोग डायरेक्टली प्रोसीजर्स पे आएंगे स्टेप पे। स्टेप्स को मैं सिर्फ रीड करूंगा ताकि आपको समझा दूं। स्टेप 1 बच्चे बेसिकली यह है कि राइट लोअर क्वाड्रेंट में राइट आईलिड फोसा की तरफ आपने इंसिजन देना है इन द डायरेक्शन ऑफ स्किन लाइंस, यानी कि लेंस की बात हो रही है, और मैकबर्नी पॉइंट को उसको लाजमी करना, कवर करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहां पे ही यूजुअली पेशेंट्स को, मेजॉरिटी पेशेंट्स को मैक्सिमम टेंडरनेस होती है। स्टेप 2 में बच्चे सबसे पहले आप लोग एक्सटर्नल ऑब्लिक के फेशिया को डिवाइड करेंगे, और जो 3 मसल्स की लेयर होती हैं एब्डोमेन की, एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस,
उनको स्प्लिट करेंगे। उसके बाद पेरिटोनियम ओपन की जाएगी ट्रांसवर्सली। स्टेप 3 में बच्चे जब पेरिटोनियम के अंदर आप एंटर कर चुके होते हैं तो एंटर करते साथ सबसे पहली चीज आपने ये नोट करनी है कि कोई चीज स्प्राउट करके या प्रेशर के अंदर बाहर तो नहीं आ रही, ठीक है। जो भी अगर फ्लूइड वगैरह एक्सपायरेट बाहर आ रहा है तो उसको एक्सपायरेट करवाना चाहिए, ठीक है। और कुछ ना कुछ उसकी कलेक्शन सैंपल के लिए आप लोग रिजर्व करके रख लेते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा सैंपल के लिए लेने के बाद बाकी सारे फ्लूइड अगर है तो उसको ड्रेन करेंगे, उसको क्लीन करेंगे, उसको सक कर देंगे। सकर आपके पास मौजूद होता है, वो सारा जितना भी प्यूरुलेंट फ्लूइड होता है या जो आम फ्लूइड भी होता है उसको भी वो निकाल लेता है। उसके बाद बच्चे स्टेप नंबर 4 की अगर बात की जाए तो सीकम को सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं, उसको ग्रास्प करते हैं, ठीक है। और बच्चे आपने याद रखना है कि इसको ग्रास्प करने के लिए गॉज स्पॉन्जेस यूज करते हैं। उसके बाद बच्चे बेस ऑफ अपेंडिक्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अगर फॉर एग्जांपल सीकम भी लोकेट नहीं हो पा रही एग्जैक्टली, जो ब्लाइंड एंड आपको नहीं मिल रहा लार्ज इंटेस्टाइन का, तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो भी पार्ट आपको मिल रहा है उसके अंदर आपको पता है लॉन्गिट्यूडिनल मसल की फोल्ड होती हैं 3 थ्रू आउट द सीकम, सेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन वो रन करती हैं। दे आर नोन एज टीनिया कोलाई, जहां पे मेरा एरो है ये भी आप देख सकते हैं। तो टीनिया कोलाई को बच्चे अगर आप बैकवर्ड्स जाके ट्रेस करें तो वो जिस जगह पे खत्म होती है, उनका जो कॉन्फ्लुएंस होता है जहां पे वो मिलती हैं आपस में आके, उस जगह पे आपकी अपेंडिक्स की बेस होती है यूजुअली। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देना चाहूंगा, फॉर एग्जांपल अगर ये लार्ज इंटेस्टाइन है ना यहाँ पे, तो आप ये देखें कि ये यहाँ पे अपेंडिक्स लगी हुई है, तो इसके अंदर जो 3 टीनिया होते हैं वो यूजुअली ऐसे रन कर रहे होते हैं। एक टीनिया ऐसे, दूसरा ऐसे, ठीक है, और तीसरा फॉर एग्जाम्पल ऐसे। तो ये तीनों बेसिकली आके इस जगह पे मिलते हैं। जिस जगह पे ये मिलते हैं वहां पे अपेंडिक्स की बेस होती है। तो अगर आप लोग 3 टीनिया, बहुत बड़े अच्छे फील होते हैं ये अपेंडेक्टमी के दौरान, ठीक है। तो आप इनको फील करते करते पीछे की तरफ रेट्रोग्रेडली पीछे की तरफ आते जाएं तो अपेंडिक्स को आप ट्रेस कर लेंगे। उसके बाद बच्चे यहाँ पे ये देखें कि क्या आपने जब अपेंडिक्स को आइडेंटिफाई कर लिया तो आपको उसी के साथ एसोसिएटेड मिलेगी उसकी मीजो अपेंडिक्स, ठीक है। यानी कि जो अपेंडिक्स की अपनी मीजेंट्री है ये देखें, यानी कि यूजुअली बच्चे वो ऐसे करके आपको मिलती है। उसको आइडेंटिफाई करके बच्चे उसके अंदर आप लोग एक एरिया क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, जैसे यहाँ पे भी इसने मेंशन किया है, ए वास्कुलर एरिया, एक विंडो क्रिएट करेंगे उसके अंदर, ठीक हो गया। और मीजेंट्री को आप लोग डिवाइड करेंगे बिटवीन द हीमोस्टेट्स। हीमोस्टेट्स होते हैं ब्लड के मतलब एक्सेसिव ब्लीडिंग को रोकने के लिए। इसके बाद बच्चे आपको ये बात तो पता है कि जो आपकी मीजेंट्री होती है उसके अंदर नर्व्स, वेन्स और आर्टरीज रन कर रही होती हैं। तो अपेंडिशियल आर्टरी को आपने आइडेंटिफाई करना है, जहां पे मेरा एरो है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, और उसको क्लियरली आपने लाइगेट करना है, ठीक है। अब यहाँ से बच्चे आपका आर्टीरियल सप्लाई का वायवा शुरू होता है। जब आप अपेंडिशियल आर्टरी बोलते हैं तो दे आस्क यू, क्योंकि इस प्रोसीजर के अंदर अगर आप लोग अपेंडिशियल आर्टरी की लाइगेशन का नहीं बताते तो आपने तो प्रोसीजर किया ही नहीं, इसका मतलब है वो तो गरक हो गया, बेड़ा गरक हो गया। इसका मतलब है कभी आपने देखा भी नहीं है इमरजेंसी में जाके, ना ही इलेक्टिव ओटी में, ना इमरजेंसी ओटी में। तो बात कहने का ये मतलब है कि अपेंडिशियल आर्टरी का फिर वायवा यहाँ से स्टार्ट होता है कि अपेंडिशियल आर्टरी किसकी ब्रांच है। तो दैट इज अ ब्रांच ऑफ आइलियोकोलिक आर्टरी। और जो आइलियोकोलिक आर्टरी है वो किसकी ब्रांच है, मैंने आपको डिटेल में आर्टीरियल सप्लाई एब्डोमेन की बता दी है। दैट इज द लोएस्ट ब्रांच ऑफ सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, ठीक है। और सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी किसकी ब्रांच है, दैट इज अ ब्रांच ऑफ एओर्टा, ठीक हो गया। एओर्टा की एंटीरियर अनपेयर्ड आर्टरी है ये। तो आपने उसको लाइगेट किया, ठीक हो गया। उसके बाद बच्चे इसने नेक्स्ट यहाँ पे ये दिया हुआ है कि अपेंडिक्स की जितनी भी बेस की अटैचमेंट्स होती हैं, जिस जगह से अटैच्ड है अपेंडिक्स सीकम के साथ, उसको हम लोग डायसेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अपेंडिक्स को डिवाइड करते हैं तकरीबन 5 मिलीमीटर फ्रॉम द सीकल वॉल यूजिंग अ सूचर लाइगेचर, ठीक है। सूचर यानी कि हम लोग यहाँ पे प्लेस करेंगे। जिन बच्चों को ये बात समझ नहीं आई यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, ये देखें कि फॉर एग्जांपल ये मैंने आपको कहा था ये अपेंडिक्स है ना, ठीक है। तो सीकम के साथ यहाँ पे अटैच है, तो यहाँ से 5 मिलीमीटर अवे आपने यहाँ पे सूचर अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सूचर अप्लाई कर दिया, टाई कर दिया टोटली अपेंडिक्स को। अब उससे पहले बच्चे मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे एक क्लैंप अप्लाई करूंगा जिससे मैं बांधूंगा। तो सूचर और क्लैंप के बीच में आप लोग ट्रांजैक्ट करते हैं, काटते हैं अपेंडिक्स को, ठीक है। यानी कि इस जगह पे आप यहाँ से काटते हैं, और जो यहाँ पे ये पॉइंट बचता है जहां से जो थोड़ी सी अपेंडिक्स यहाँ पे रहती है उसको हम लोग लाइटली टच करवा देते हैं इलेक्ट्रोकॉटरी के साथ, ताकि वो ब्लीड करना बंद हो जाए, ठीक है। उसके बाद बच्चे एब्डोमिनल कैविटी को थॉरोली वॉश किया जाता है नॉर्मल सलाइन से। कोई ड्रेन्स नहीं रखने पड़ते हैं अपेंडिसाइटिस के केस में। ड्रेन्स यूजुअली हम लोग प्लेस करते हैं
डिफरेंट सर्जरीज में, जैसे कोई सिस्टेक्टमी में भी हम लोग कर देते हैं, लेकिन पेशेंट की कंडीशन देखते हुए। अगर आपको सर्जिकल प्रोसीजर के अंदर नहीं मिली कोई इतनी ज़्यादा प्यूरुलेंट मटेरियल नहीं मिला, फिर आपको वो ड्रेन व्रेन रखने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है? तो उसके बाद बच्चे फेशियल लेयर्स को जो होते हैं क्लोज़ करते हैं, इंटरप्टेड एब्ज़ॉर्बेबल सूचर्स के थ्रू, ठीक है? स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू को भी क्लोज़ कर दिया जाता है। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर परफोरेटेड अपेंडिक्स का वुंड है या गैंग्रीनस, फिर उसको हम लोग ओपन ही रखते हैं, ठीक है? जो स्पेशल प्रिकॉशंस बच्चे ने यहाँ पे दिए हैं, दे आर वर्थ डिस्कसिंग। ये सिर्फ आप लोगों ने बच्चे एक दफ़ा रीड कर लेना है, ठीक है? पोस्ट ऑप के अंदर आपने ये वाली चीज़ हमेशा याद रखनी है कि मिनिमल पोस्ट ऑपरेटिव केयर जो होती है वो रिक्वायर्ड होती है, ठीक है? और पेन को यूजुअली आपने ट्रीट करना होता है और बाउल फंक्शन को आपने देखना होता है अगले दिन, जिस दिन मतलब एक दिन पेशेंट की हुई है ना अपेंडेक्टमी, तो अगले दिन बच्चे आपने लाजमी उसके ऊपर जो कंट्रोल रखना है, जो चेक रखना है, वो रखना है कि उसकी बाउल मूवमेंट्स बहाल हुई हैं या नहीं। उसको आपने नील सर्जरी के बाद यूजुअली भी हम लोग 6 टू तकरीबन 6 आवर्स तक हम लोग उसको नील पर ओरल रख के हल्का-हल्का वाटर के सिप्स देते हैं। जब वो जाग जाता है, एनेस्थीसिया से बाहर हो जाता है, वो सिप्स को अगर टॉलरेट करता है, ठीक है? तो फिर बच्चे यूजुअली हम लोग पहले एनजी नहीं निकालते, ठीक है? पहले हम लोग सिप्स देते हैं और एनजी इंटैक्ट ही होती है। उसके बाद बच्चे जब वो सिप्स टॉलरेट करता है, तो फिर उसकी ग्रेजुअली एनजी रिमूव करके फिर उसको ज़रा-सी और लिक्विड डाइट पे लेके आते हैं। फिर लिक्विड से सॉफ्ट डाइट पे और सॉफ्ट से सॉलिड डाइट पे, लेकिन ये तकरीबन पूरा प्रोसेस 2-3 दिन का तो होता है। लेकिन जो डिस्चार्ज की बात अगर की जाए, तो मैक्सिमम मैंने अपने हॉस्पिटल में यही देखा है कि एक दिन पेशेंट को ऑपरेट किया, अगले दिन रखा और तीसरे दिन उसको भेज देते हैं, ठीक है? और बच्चे पेन कंट्रोल उसका लाज़मी आपने करना है, उसको मैनेज करना है। कॉम्प्लिकेशंस की बच्चे अगर बात की जाए, तो बच्चे मुझे एक बहुत अच्छा निमोनिक मिला है, रैप इफ हॉट कॉम्प्लिकेशंस का, ठीक है? इसके अंदर रैप से सारा निमोनिक आप लोग देख सकते हैं, वुंड इन्फेक्शन है, रेस्पिरेटरी एटिलेक्टेसिस है, न्यूमोनिया है, वो बेसिकली जो है एटिलेक्टेसिस एनेस्थीसिया का इफेक्ट भी हो सकता है। और निमोनिया जो है वो एस्पिरेशन की वजह से यूजुअली हो जाता है, जो पेशेंट अपनी सिक्रीशंस को एस्पायर करता है एनेस्थीसिया के दौरान भी बच्चे। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो पेशेंट होता है उसका नील पर ओरल जो स्टेट होती है वो कम से कम 6 आवर्स की मेंटेन होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि पेशेंट अगर आपसे झूठ बोलता है, या फिर आप ये देखें कि झूठ नहीं भी बोल रहा और मतलब आपने उससे नहीं पूछा और वो कुछ खा पी जाता है और आप उसको एडमिट कर लेते हैं और एनेस्थीसिया देते हैं, तो उसकी सिक्रीशंस एक्सपायर हो जाएंगी लंग के अंदर। और एक्सपायर होने की वजह से जो निमोनिया होता है उसे हम क्या कहते हैं? एस्पायरेशन निमोनिया। फाइनल ईयर का एमसीक्यू क्वेश्चन हमें भी आया था, दैट इज आल्सो नोन एज मेंडलसन सिंड्रोम, ठीक है? इसके अलावा पेल्विक एब्सेस बन सकती है, बहुत कॉमन है, ये भी कॉम्प्लिकेशन है पोस्ट ऑपरेटिव। पोर्टल पाइमिया, पोर्टल वेन का इंफेक्शन, आइलियस यानी कि पैरालिटिक आइलियस हो सकता है कि पेशेंट को 1-2 दिन तक कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है इंटेस्टाइन में, लेकिन उसको स्टूल पास ही नहीं हुआ। फीकल फिस्टुला हो सकता है, ठीक है? हर्निया हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, थ्रोम्बस हो सकता है प्रोलॉन्ग्ड स्टे की वजह से, और हर्निया यूजुअली राइट साइड का इंग्वाइनल कॉमन है। अब आपका एमसीक्यू क्वेश्चन ये है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन? तो दैट इज यूजुअली वुंड इन्फेक्शन। यहाँ पे बच्चे एक चीज को समराइज करता चलूं, एक और बात, कि जो वुंड इन्फेक्शन होता है ये 5 टू 10% पेशेंट्स में होता है, ये मोस्ट कॉमन है कॉम्प्लिकेशन, और ये यूजुअली 4th to 5th डे तक फुल ब्लोन फॉर्म में डेवलप कर जाता है। ये देखें बच्चे, बहुत ही खूबसूरत ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी हुई है। आप समझ लीजिए कि ये अपेंडेक्टमी का एक पोस्टर है जिसमें सारे स्टेप्स को दिखाया गया। ये मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर करता हूँ, जिसको समझ नहीं आई वो यहाँ से रीड भी कर सकता है। उसके बाद बच्चे हम लोग अपना ये जो फ्लो चार्ट है इसको कंप्लीट करते जाते हैं कि अगर कॉम्प्लिकेटेड अपेंडेक्टमी हुई है, मिनिमल है या फिर डिफ्यूज सिवियर है, तो मिनिमल के केसेस में 2 डोजेस देते हैं पोस्ट ऑपरेटिवली सेफ्यूरोक्सम और मेट्रोनिडाजोल की। और अगर डिफ्यूज थी या सिवियर थी, आपको पस वगैरह मिली है, प्यूरुलेंट एब्डोमेन मिला है, सप्यूरेशन मिली है, तो अमोक्सिसिलिन 1 ग्राम तक दे सकते हैं, ठीक है, 8 आवरली। जेंटामिसिन दे सकते हैं 7 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से एक दफा डेली, और वो तकरीबन 500 मिलीग्राम बनती है। और मेट्रोनिडाजोल भी 500, नहीं जेंटामिसिन जरा सी ज्यादा शायद बनती है, नहीं ऑलमोस्ट उतनी ही बनती है, ठीक है। और मेट्रोनिडाजोल जो है वो 500 बनती है, ठीक है। उसके बाद बच्चे देखें डिस्चार्ज क्राइटेरिया के बारे में, कैन डिस्चार्ज व्हेन मीट्स द फॉलोइंग क्राइटेरिया। अगर वो डाइट को टॉलरेट कर रहा है, 2 मील्स को इजीली बर्दाश्त कर चुका है, ए फेब्राइल है, फीवर नहीं हुआ, क्लिनिकली वेल है, बाउल साउंड उसकी रिटर्न कर चुकी हैं, पैरालिटिक आइलियस में नहीं गया,
मोबिलाइज्ड है, ठीक है, और पेन कंट्रोल्ड है ओरल एनेस्थीसिया के साथ, तो आप उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। और अगर परफोरेटेड अपेंडिक्स है तो फिर आपने ये बात लाजमी देखनी है, मतलब उसका केस था कि ओरल एंटीबायोटिक्स में ऑगमेंटेन लाजमी उसको देनी है, ठीक है, ताकि 5 डेज का एंटीबायोटिक कोर्स चाहे वो पूरा कंप्लीट हो जाए। और इसके अलावा बच्चे फिर डिस्चार्ज कर सकते हैं आप लोग उसे। और अगर ऑन गोइंग इलनेस है तो फिर वो मतलब 5 डेज के लिए आप उसको मजीद रख सकते हैं, या कंसिडरिंग किसको किस किस्म की कॉम्प्लिकेशन हुई है उसका स्टे प्रोलॉन्ग हो सकता है। तो ये था बच्चे आपका पूरे का पूरा चैप्टर अपेंडिसाइटिस का, पूरा का पूरा टॉपिक अपेंडिसाइटिस का। मैंने पूरी कोशिश किया जितनी डिटेल में डिस्कस कर सकता हूँ। मैंने आपको नए नवेले जितने भी साइन एंड सिम्टम्स थे वो बताए हैं, मेंटल्स डिस्कस किया हमने हमने सारे स्किन इंसिजन्स डिस्कस किए हैं जितने पॉसिबल हो सकते थे। आई होप यू लाइक द लेक्चर एंड गिव मी योर फीडबैक टू।